टेलीस्कोप क्या करेगा, टेलीस्कोप दूर का इमेज को हमें दिखाएगा। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो टेलीस्कोप का अभी हम लोग पढ़ेंगे। टेलीस्कोप का काम क्या है, दूर का चीज को हमें दिखाना टेलीस्कोप का काम है। तो टेलीस्कोप दूर का चीज को हमें दिखाना है। अब टेलीस्कोप होता है, दो तरह का टेलीस्कोप होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अभी हम लोग दोनों को ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और यहाँ भी मैग्निफिकेशन वही विजुअल एंगल का ही फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो पहले जो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, या इसका और एक नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो मैं दोनों नाम को कंबाइन करके एक साथ लिख दे रहा हूं, क्या, हाँ, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये भी हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह दो तो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ होता है। तो रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये भी किससे बना हुआ होता बोलिए तो, ये भी एक दो तो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो एक है आईपीस और एक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों से बना हुआ रहता है, ठीक है। पेन इधर मेरे हाथ से इंक भी लीक कर गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं। आज टॉपिक जो बोला हूँ कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट करा के ही मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। बिना करा के आप लोगों को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। टॉपिक आज खत्म होगा, ठीक है। हाँ, हाथ में इंक गिर गया, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। तो रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दूर का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। कैसे देखेंगे, ये कैसा दिखने में होता है, इसका डायग्राम एक मैं यहाँ पर अटैच कर लूंगा आप लोग को सुविधा के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इधर भी दो तो रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव है आईपीस। तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आईपीस रहेगा। तो दूर से हमारे पास लाइट आ रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप मतलब दूर से लाइट आएगा। सो ऐसे दूर से लाइट आ रहा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर यहाँ पर हमारा फोकस है, फोकस से पास करेगा ना, यह भी टेंड करेगा फोकस से पास करने के लिए। तो दूर से लाइट आ रहा है, सो यहाँ पर हमारा पहले एक इमेज बन रहा है, पहले एक हमारा इमेज बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बोलिए तो, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा इधर चल गया मेरा, तो यहाँ पर मेरा पहला एक इमेज बन गया। यहाँ पर हमारा और एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट मेरा ऐसे चल जाता है। तो और ये जो हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज यहाँ पर था, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बहुत दूर से है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, ये मेरा इमेज इसका बन गया। तो यहाँ पर मेरा A1 B1 मेरा ये वाला प्राइमरी इमेज है, और अल्टीमेट जो मेरा इमेज बन रहा है तो ये वाला मेरा A' B' ये वाला मेरा मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। और हम लोग हमारा आँख कहाँ रखेंगे, इधर हमारा आँख रखेंगे। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, आई पीस, और ये वाला मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। ये जो इसको हम लोग बोलेंगे FO, फोकल लेंथ। सो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है ये आई पीस का हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ से एक्सटेंड करें, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग बोलेंगे बीटा। और हमारा और एक एंगल जो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से एक लाइट रे जो पास करेगा, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये एंगल को बोलेंगे अल्फा, ठीक है। तो ये जो विजुअल एंगल हमारा बन रहा है, ये विजुअल एंगल कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्टिव में बनेगा। तो ये वाला हो गया हमारा अल्फा। थोड़ा यही हमारा चेंज है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बीच में, ये वाला अल्फा है और ये वाला मेरा बीटा है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि टैन बीटा क्या है, टैन अल्फा क्या है, दोनों चीजों को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले टैन बीटा क्या निकलेगा, टैन बीटा देखिए हमारे पास क्या निकला, ये वाला बीटा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये वाला डिस्टेंस क्या है, UE है। तो इसको मैं लिख सकता हूं टैन बीटा का वैल्यू A1 B1 बाई UE लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। और टैन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए टैन अल्फा क्या है, ये वाला अल्फा है। सो ये वाला डिस्टेंस तो टैन अल्फा, तो ये पूरा ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो मैं क्या लिख सकता हूं,
A1B1 बाई ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यह डिस्टेंस क्या है बोलिए तो, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला इमेज डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है। तो मैं इसका लिख सकता हूँ V0 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। फिर हम सभी लोग को पता है अल्फा बीटा छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल्स टू A1B1 बाई UE और यहाँ से बीटा इक्वल्स टू A1B1 बाई V0, मैं इसको लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा बाई अल्फा। तो क्या होगा, बीटा बाई अल्फा सॉल्व करेंगे तो A1B1 बाई V0 इंटू A1B1 बाई UE, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, UE बाई U0 V0, मतलब ऑब्जेक्ट UE बाई ओ, यह है ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। अभी देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो ये वाला हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है। अभी हम लोग को देखना है कि हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड है। सो हमारे पास F0 प्रोवाइडेड है, FE प्रोवाइडेड है। तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस विजन के लिए कि 1/V0 या 1/VE माइनस 1/UE इक्वल्स टू 1/FE, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखिए सो नॉर्मली हम लोग अभी डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकालेंगे और नॉर्मल विजन के लिए निकालेंगे। तो नॉर्मली आपका जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट और इस एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। अभी देखिए मैं इधर क्या बोल रहा हूं कि एम का निकला है, tan बीटा का निकला है A1B1 बाई UE और इधर हमारा ये चीज़ निकला है। ठीक है, अभी एक चीज़ फॉलो कीजिए कि हमारे पास जब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो ये V0 लिखा हूँ तो लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। लाइट रे आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से जब लाइट रे आता है, एक चीज़ याद कीजिए, लाइट रे जब इन्फिनिटी से आता है, इन्फिनिटी से आता है तब हमारा इमेज कहाँ बनता है बोलिए तो, इमेज बनता है फोकस में। इमेज बनता है हमारा कहाँ पर, फोकस में। तो एक चीज़ आप लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो V0 क्या था, V0 था इमेज डिस्टेंस किसका, इसके लिए, तो V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ये वाला चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था। सो V0 का मतलब क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा, एक मिनट, A1B1 tan बीटा, ओ सॉरी मैंने तो इधर उल्टा कर दिया, देखिए एक मिनट गलती हो गई, इधर तो बीटा था, ये वाला तो बीटा होगा, ये वाला हमारा अल्फा होगा। यहाँ पर ही मैंने उल्टा कर दिया था, समझ पा रहे हैं, यहाँ इसलिए मेरा उल्टा हो गया। देखिए ये तो अल्फा था ना, मैंने उल्टा कर दिया उधर। सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। सो बीटा का वैल्यू क्या है, A1B1 बाई UE बाई A1B1 बाई V0। तो यहाँ से M का वैल्यू क्या आ जा रहा है, V0 बाई UE, ये वाला वैल्यू आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, जब इन्फिनिटी से लाइट रे आता है, इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है, तो V0 का मतलब क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया, F0 बाई UE। तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन का कंडीशन क्या आ गया, F0 बाई UE। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो तो केस, एक डिस्टिंक्ट विजन, एक नॉर्मल विजन। जैसे माइक्रोस्कोप में पढ़े थे वैसे इधर भी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट विजन और नॉर्मल विजन के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देख लिया, अभी देख लेते हैं डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होगा और नॉर्मल विजन के लिए क्या होगा। तो केस नंबर, तो M क्या निकला है, F0 बाई UE। अभी केस 1 एक है डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट, बोलिए कहाँ, इमेज एट D। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है इमेज एट D, मतलब VE का वैल्यू क्या होगा, VE का वैल्यू होगा D और UE का वैल्यू होगा माइनस UE। तो जब मैं इसको पुट करूंगा, जब VE का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, देखिए, सो 1/FE हम सभी लोग को पता है इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। सो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से 1/UE इक्वल्स टू 1/FE माइनस 1/VE। तो VE का वैल्यू क्या है, D है, तो D पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/F प्लस 1/D, क्योंकि माइनस ऑफ, देखिए माइनस ऑफ माइनस D हो रहा है, तो उसी का मतलब क्या है, प्लस D हो रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। सो 1/UE का वैल्यू क्या होगा, 1/F प्लस 1/D।
तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दूँ, तो 1 और 2 से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि m का वैल्यू क्या आ गया, f0, 1/ue का वैल्यू तो क्या है 1/f प्लस 1/d, ये वाला f क्या है, f ही है, सो 1/fe प्लस 1/d हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो m का वैल्यू हो गया ये वाला, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f0/fe प्लस f0/d, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f0/fe प्लस f0/d। ये वाला मेरा डिस्टिंक्ट विजन के लिए मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला आ चुका है f0। या इसको मैं कॉमन लेके अगर मैं f0/fe, दोनों में से मैं अगर fe को कॉमन ले लूँ, दोनों में से अगर मैं f0 को कॉमन ले लूँ तो ये वाला आ रहा है, तो ये वाला आ गया। इसको मैं और भी अगर कॉमन लूँ तो क्या होगा, ये वाला इक्वेशन सही है। अगर मैं देखिए यहाँ से fe है, मैं अगर और एक fe को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, fe अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से, सो ये वाला 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक fe मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये वाला क्या हो गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ चुका है। मतलब ये वाला fe को मैंने कॉमन ले लिया तो इधर एक fe हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमारे पास आ चुका है। सो क्या आ चुका है, m का वैल्यू f0/fe 1 प्लस fe/d, ये वाला हमारा डिस्टिंक्ट विजन। और एक करेंगे हम लोग नॉर्मल विजन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं क्या होगा। फॉर नॉर्मल विजन केस 2, नॉर्मल विजन के लिए देख लेते हैं क्या होगा। देखिए तो क्या होगा, इमेज एट कहाँ पर होगा, इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में जब इमेज होता है तो क्या होता है हमारा, क्या होता है इन्फिनिटी में इमेज, तो v का हो जाएगा इन्फिनिटी, ve इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हमारे पास ue का वैल्यू तो माइनस ue हो रहा है, सो 1/fe का वैल्यू क्या होगा 1/v माइनस ऑफ माइनस ue, दैट इज 1/infinity प्लस 1/ue। सो ue का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/fe। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, तो 1 और 3 से क्या होगा, 1 और 3 से क्या होगा, देखिए 1 और 3 से m का वैल्यू क्या हो जाएगा f0/ue, ue का वैल्यू क्या होगा fe हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया f0/fe। तो नॉर्मल विजन के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए पेशेंस रखिए, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। कितना बड़ा वीडियो हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 1 घंटा पार हुआ है, ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ आप लोग मैं बोल देता हूँ, अगर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पूछे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का लेंथ कितना है, तो ये लेंथ कितना होगा बोलिए, तो लेंथ वहाँ पर जैसे v0 प्लस ue था, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा f0 प्लस fe, f0 प्लस fe होगा लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहां से न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप has magnifying power 24 in normal vision। तो नॉर्मल विजन मतलब जो सेकंड केस बताया था उसका है इन नॉर्मल विजन। ठीक है, तो यहां से मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अगर वो और बोला है इफ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बी 1 मीटर, सो हमारा ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए। सो मैग्नीफाइंग पावर बोला है 24 नॉर्मल विजन के लिए। नॉर्मल विजन के लिए हमारा मैग्निफिकेशन अभी हमने निकाला क्या था, f0/fe। नॉर्मल मैग्निफिकेशन के लिए f0/fe होता है, तो इसका वैल्यू क्या है 24। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है f0 = 24 fe। और हमारे पास क्या पता लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप 1 मीटर है, तो लेंथ कितना है 1 मीटर, इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर
तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने क्या बताया, f0 प्लस FE, इसका मतलब 100। सो f0 का वैल्यू क्या है 24 FE, तो 24 FE प्लस FE इक्वल्स टू 100, या 25 FE इक्वल्स टू 100, या यहाँ से FE का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, अगर रहा तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो FE का वैल्यू आ गया हमारा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया 4 सेंटीमीटर। सो तो हमारा ऑब्जेक्टिव का कितना हो जाएगा, सो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा 24 इंटू FE, दैट इज 24 इंटू 4, 4 4 16, 1 4 2 9, सो इतना सेंटीमीटर होगा। सो इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 96 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा किसका हो गया, ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप in normal adjustment, in normal adjustment कितना है, normal adjustment is 20, normal adjustment is 20। अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बोला है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बोला है 5 सेंटीमीटर, तो बोला है मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर when final image is at 25 centimeter, when final image is at 25 centimeter from eyepiece, फाइनल इमेज कहाँ है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम eyepiece, तब क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, जब हमारा फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस है। तो पहला केस में क्या दिया है, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तब मैग्निफिकेशन 20 है। सो एम इक्वल्स टू हमें पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए f0/FE होता है, तब क्या दिया है, पावर 20 दिया है। सो f0 का वैल्यू दिया है, FE का वैल्यू क्या है 5 है, यह है 20। तो ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 इंटू 5, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर हो चुका है। अभी हमारे पास ये वाला आईपीस का भी मिल गया है और ऑब्जेक्टिव का भी हमारे पास मिल चुका है। और हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। सो मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट केस के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है f0/FE इंटू 1 प्लस FE/D, 1 प्लस FE/D, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो f0 का वैल्यू क्या है 100/5 इंटू 1 प्लस FE का वैल्यू क्या है 5, D का वैल्यू क्या है 25, 1 प्लस FE/D, तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा 5 इंटू 20, 5 इंटू 5, तो 20 इंटू 1 प्लस 1/5, दैट इज 20 इंटू 6/5, 5 इंटू 4 जो 20, दैट इज 24। तो मैग्निफिकेशन कितना आ चुका है, मैग्निफिकेशन आ चुका है 24। सो मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा, मैग्निफिकेशन होगा 24। ठीक है, यह हमारा हो गया रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एक छोटा पार्ट बाकी है जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या उसको बोलेंगे कैसेगेरियन टेलीस्कोप। उसको भी कर लेते हैं, इतना दूर जब आ चुके हैं 5-10 मिनट में वाला हो जाएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, मज़ा तो आ रहा है, तो डबल मजा आएगा जब समझ लेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप समझ लिए। फिर लास्ट पार्ट है रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग कैसेगेरियन टेलीस्कोप। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग कैसेगेरियन रिफ्लेक्टिंग कैसेगेरियन टेलीस्कोप, अभी उसको देखेंगे। तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्शन होगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है बोले तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है देखिए, सो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो कैसा होता है देखिए, हमारे कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है।
यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो लाइट रे आया, दूर से लाइट रे आ रहा है, दूर से लाइट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर पास किया, यहाँ पर हिट किया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गया। सो फिर यहाँ से लाइट मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट मेरा निकल गया। यहाँ पर हम लोग आंख लगा के देखेंगे, यही पूरा लॉजिक है किसका, ये वाला है एक कैसेग्रियन टेलीस्कोप। तो यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, और यहाँ पर भी एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये वाला क्या है मेरा, ये वाला है आईपीस। सो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है बोले तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है सर, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन में सम अमाउंट ऑफ लाइट वेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी लाइट वेस्ट नहीं होता है। इसका भी सेम फॉर्मूला है, इसका भी मैग्निफिकेशन जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकलेगा वो क्या निकलेगा, f0/fe 1 + d/fe, और इसका जो नॉर्मल विजन के लिए निकलेगा वो क्या निकलेगा, f0/fe। सेम फॉर्मूला दोनों का ही है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा, ये वाला है मोर इफेक्टिव। समझ पा रहे हैं, दिस इज द कैसेग्रियन टेलीस्कोप। इसका फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, 2 मिरर है, लाइट आया, यहाँ पर हमारा लाइट आया, फिर हुआ ऐसे, ठीक है।